नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एबीओ यानी असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के जो परीक्षा हुई थी 2013 में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड पेपर की। आपको मालूम होगा कि एबीओ में दो पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर एक सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर जिसमें इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस और रीजनिंग पूछेगा। इसके अलावा सेकेंड पेपर जो है वो सेकेंड पेपर स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके लिए है। इसमें बहुत सारे जगह से सिलेबस को उठा के डाल दिया गया है। चूंकि 2023 के आसपास ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी, उस समय 198 पद में वैकेंसी आने की उम्मीद थी। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था कि इसमें प्रमोशन हुआ है। जो एबीओ थे उनको बीओ बना दिया गया, जो मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बना दिया गया। इस वजह से पदों की संख्या बढ़ेगी, 198 यानी 198 से अधिक पद होगा। और कई लोग का अन्य जो एग्जाम है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे और एग्जाम हो रहे हैं, उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो उस विषय पर भी बातचीत में करूंगा कि उनको एबीओ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक, सबसे पहला तो आप प्रश्न पत्र सेकेंड, जो पेपर सेकेंड है उसका सिलेबस अगर देखेंगे, सिलेबस आपके पास होगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया होगा। इसमें 5 यूनिट दिए गए हैं। इकाई 1 जिसमें शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व, फिर विद्यालय संगठन सुधार और शिक्षा का गुणात्मक पक्ष। इसके बाद शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये 5 यूनिट दिए गए हैं। और आप देखेंगे कि 2013 का जो एग्जाम हुआ उसमें पूरा जो सिलेबस है उसी सिलेबस से प्रश्न आया है। ये जो मैं आज जो आपको डील करने वाला हूं, इसमें मैं किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव उत्तर पर नहीं रहूंगा, यानी प्रश्नों के उत्तर को बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव डील नहीं करूंगा, क्योंकि वो सब चीजें मैं क्लास में करा चुका हूं। तो जो बच्चे इसको अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो वो अगर क्लास लेंगे तो वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएगा। आप भी अपना उत्तर कोशिश करिएगा कि आप अपना उत्तर दे सकें। सबसे पहला प्रश्न जो कि आया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता शब्द को समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर आप लोग सोच करके देखिए कि कौन सा उत्तर होगा। सही उत्तर कौन सा होगा इसके विषय में आप थोड़ा सा विचार करके देख लीजिए। अस्पृश्यता शब्द को समाप्त कर दिया गया 2000 मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ तो कौन से उसमें अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है? तो वह है अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की बात करूं मैं, तो अनुच्छेद 16 जो है वो है आपका सार्वजनिक जितने भी पद होते हैं उन सार्वजनिक पदों पर सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा कि वो उन पदों के लिए फॉर्म भर सकें या फिर वो अपनी योग्यता साबित करें। वैसे ही अगर अनुच्छेद 46 देखेंगे तो ये तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और अनुच्छेद 25 अगर देखें तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले 5 ऑप्शन हुआ करते थे, ई ऑप्शन हुआ करता था। ई ऑप्शन में लोगों का सांस फूल जाता था, क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन होता था, तो लोगों को बड़ा डर लगता था, पता नहीं ये ऑप्शन होगा भी कि नहीं होगा। ठीक, तो ये अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के ये जो मौलिक अधिकार का भाग है अनुच्छेद 17, अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान के में भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 यानी 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई। ठीक है, अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई। उसी में धारा 1 अनुच्छेद 17 उसी का प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा लेने देने की अनुमति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हमारा मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जिसको कि यहाँ पे मूलभूत अधिकार लिखा है। वैसे अगर अंग्रेजी में लिखेगा तो फंडामेंटल राइट ही इसको लिखेगा। ठीक, तीसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्न में से शैक्षिक नियोजन का उपागम अथवा प्रतिमान, अप्रोच और मॉडल की बात करता है, कौन सा है? शैक्षिक उपागम का उपागम अथवा प्रतिमान कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई।
4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में अगर सही उत्तर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो अंतः शैक्षिक विस्तार भी होता है, जनसांख्यिकी प्रक्षेपण, प्रतिमान विद्यालय प्रतिचित्रण भी होता है, सामाजिक मांग उपागम और प्रतिमान भी होता है। इसका मतलब यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में, यानी सामाजिकरण के बारे में मैं क्लास में बताया हूं, आपको फिर से बता देता हूं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई बच्चा समाज में किस तरीके का तौर तरीका रखना है, समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस विषय को सीखता है, इन चीजों को सीखता है। तो अगर सामाजिक प्रक्रिया में सहायक, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक चीज पूछे तो यहाँ पे मुद्रण सामग्री यानी प्रिंटेड जो मटेरियल है वो तो है नहीं। ध्यान साधन प्रक्रिया, इसमें तो व्यक्ति अकेला हो जाएगा, समाज से जुड़ेगा ही नहीं। मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर सी होगा, खेल साथी, प्लेमेट्स, जिसमें वो अपने जो खेलने वाले दोस्त हैं उनके साथ मिल करके वो चीजों को सीखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछता है क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन, एक्चुअल में अगर मैं कहूं तो ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये समाज शास्त्र में भी पढ़ा जाता है और आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में समाज शास्त्र का कुछ भाग दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रतिभा पलायन क्या है? तो प्रतिभा पलायन एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारे ऐसी प्रतिभावान लोग यानी जो लोग जिनके अंदर प्रतिभा है वे हमारे देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा करके बस जाएं, यानी हमारे देश से पलायन करके कहीं दूसरे जगह चले जाएं, तो हम उसको प्रतिभा पलायन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर क्या होगा? प्रतिभा को अनावश्यक कार्यों में गंवाया जाना गलत होगा। बी, विद्यार्थियों के मस्तिष्क आवश्यक रूप से शिक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं, ये भी गलत। तीसरा, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शिक्षा तनाव उत्पन्न कर रही है, गलत। शिक्षित व्यक्ति बेहतर लाभ हेतु दूसरे देशों में कार्य की तलाश में चला जा रहा है। जिसके पास ब्रेन है, जिसके पास प्रतिभा है, वह कहीं दूसरे जगह चला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, शासी निकायों के बारे में पूछा है। आपके इस सिलेबस में कुछ पॉइंट आप पबेड के भी पढ़ते हैं। पबेड मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको अगर हिंदी में बोला जाए तो बोला जाता है लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन में आपको हायरार्की, नियंत्रण, समन्वय आदि ये सब चीजें पढ़नी पड़ती है और वहीं से पूछा गया प्रश्न है। शासी निकायों द्वारा प्रयुक्त प्रभाव एवं नियंत्रण निम्न का उदाहरण है। आंतरिक प्रशासन का, लोकतांत्रिक प्रशासन, विभागीय प्रशासन, बाह्य प्रशासन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा 2013 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न बहुत कठिन स्तर के मालूम नहीं होते हैं, क्योंकि 2013 के कंपटीशन का स्तर, प्रतियोगिता का स्तर और अभी के प्रतियोगिता के स्तर में फर्क है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरे साथ कर लीजिएगा। आप देखिएगा, अपने आप को जांचने की भी कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक कॉलम रो बना लीजिएगा जिसमें आप लिखिएगा प्रश्न संख्या, यहां पे लिखिएगा आपका सही उत्तर और फिर वो प्रश्न सही हुआ या गलत हुआ। यानी जब प्रश्न संख्या लिखेंगे 1, आपका सही उत्तर मान लेते हैं बी आपने लिया, फिर मैंने बताया तो बी सही है या गलत, सही है तो गलत है तो ऐसा, सही है तो ऐसा चिन्ह लगा लीजिएगा। फिर देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए, विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा प्रयुक्त प्रभाव एवं नियंत्रण निम्न का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण होगा? क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा प्रयुक्त प्रभाव एवं नियंत्रण निम्न का एक उदाहरण होगा। तो ये किसका होगा? आंतरिक प्रशासन का एक उदाहरण होगा। इसको डिस्क्राइब करना चाहूं तो बहुत लंबा समय जाएगा, ठीक है। आंतरिक प्रशासन, बाह्य प्रशासन पढ़ाया हूं, या फिर जो बच्चे कोर्स नया लेंगे वो पढ़ेंगे भी। वह प्रशासन जिसमें सत्ता स्थानीय निकायों के पास होती है, लोकल बॉडीज के पास होती है, उसे किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था कहते हैं? नौकरशाही, केंद्रीकरण, तकनीकीय विकेंद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है, डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होती है,
खासकर अगर भारत में देखें तो नगरीय प्रशासन हो या ग्रामीण प्रशासन हो, जिसमें आप ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम आदि पढ़ते हैं, ये किसकी व्यवस्था है? प्रशासन को डिसेंट्रलाइज करने की व्यवस्था है, यानी विकेंद्रीकृत करने की व्यवस्था ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विकेंद्रीकृत प्रशासन निम्न पर बल देता है, किस पर फोकस करता है मुख्य रूप से? विकेंद्रीकृत प्रशासन या डिसेंट्रलाइज जो प्रशासन गवर्नमेंट वो है, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अगर बात करूं कि विकेंद्रीकृत प्रशासन किस पर फोकस करता है, आप अपना उत्तर लिख करके देख लीजिए एक बार। सॉरी, विकेंद्रीकृत नहीं, केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज प्रशासन। सेंट्रलाइज प्रशासन किस पर फोकस करता है? तो स्थानीय निकायों के साथ सहयोग, एकरूपता, विविधता, समुदाय के साथ सहभागिता, यानी में से कोई नहीं है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एकरूपता पर फोकस करता है केंद्रीकृत प्रशासन। एक कुछ इस प्रकार का प्रशासन होता है कि सारे अधिकार जो होते हैं एक ही के पास होते हैं और उसी अधिकार का प्रयोग करके वो नीचे सारे जो उसके यूनिट्स हैं उन यूनिट्स पर एक जैसे ही नियम कानून, एक जैसे ही कार्य व्यवस्था आदि को लागू करने का प्रयास करता है। प्रबंधन में भी इसको पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में भी उसमें भी पढ़ते हैं, पबेड में भी, दोनों में। अगला पूछता है CABE का फुल फॉर्म क्या होता है? कैबे, इसका फुल फॉर्म आप लोग अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन के फील्ड से हैं, चूंकि आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे आप लोग को मालूम होगा कि ABO के लिए, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन के लिए 2 योग्यताएं जरूरी है। पहला तो आपके पास BEd होना चाहिए और दूसरा आपके पास PG होना चाहिए। किसी भी विषय में PG हो चलेगा, परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। PG में कितना प्रतिशत चाहिए इस पर कोई डाउट मत करिएगा, बस पास होना चाहिए आपको किसी भी विषय में। अगर CABE की बात करूं तो ये होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगर हिंदी में अंग्रेजी में बात करूं तो इसको आप फुल फॉर्म बोलेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और अगर हिंदी में बोलें तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक मूल्य के रूप में समाजवाद का निहितार्थ खाली स्थान के लिए। देखिए आपके विषय में समाजवाद भी है थोड़ा सा। संवैधानिक मूल्य के रूप में समाजवाद का निहितार्थ यानी समाजवाद का मीनिंग क्या है? शिक्षा। समाजवाद खाली स्थान के लिए शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक मूल्य के रूप में समाजवाद का निहितार्थ यहां पे क्या आएगा? तो यहां पे आ जाएगा आपका सामाजिक समानता यानी सोशल इक्विलिटी। ऑप्शन नंबर B। देखिए आपके प्रश्न में 2 उत्तर दिए गए हैं इसके लिए, ठीक। एक तो सामाजिक समता कहता है, एक सामाजिक समानता कहता है। अगर सामाजिक समता का अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो कहता है सोशल इक्विटी, और अगर सामाजिक समानता का देखते हैं तो कहता है सोशल इक्वेलिटी। तो यहां पर सही उत्तर होगा सामाजिक समानता। समता और समानता सामान्य तौर पर एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिए जाते हैं, लेकिन दोनों के उत्तर अलग अलग, दोनों के जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। बाकी क्लास में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से आप वैसे सर्च वर्च करके भी देख लीजिएगा गूगल में कि क्या अंतर होता है वो दोनों में। इनमें से कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? सांस्कृतिक, आजीविका, सामाजिकरण, तकनीकी, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछना चाह रहा है। अगर आप बेसिक सा भी, अगर थोड़ा सा भी जानते हैं तो समाज जो बनता है, समाज कैसे बनता है? समाज बनता है लोगों से। लोग मिलकर के समाज बनाते हैं, और एक समाज में हम देखेंगे कि एक समाज के जो नियम होते हैं, मैं कहता हूं एक समाज है, मान लेते हैं ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज के जो नियम होंगे, कानून होंगे, यानी नियम मतलब शादी का रस्म कैसा होगा, विवाह का रस्म कैसा होगा, मृत्यु पर कौन कौन से संस्कार किए जाएंगे, कोई आएगा तो उसको कैसे अभिवादन करना है, ये सब क्या होंगे? ब्राह्मण समाज के लिए एक तरीके होंगे। उसी तरीके से अगर आप एक मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज के लिए अलग होंगे।
तो ये जो नियम यानी समाज जो है वो किससे चलता है, किसी प्रकार के नियम से, किसी प्रकार के रिचुअल से चलता है। अगर वह नियम और रिचुअल्स खत्म हो जाएगा तो समाज खत्म हो जाएगा। तो और अगर किसी बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को नियम या रिचुअल सिखाना है तो कैसे सिखा सकते? एक ही तरीका है, समाजीकरण। तो अगर समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है तो समाजीकरण है। आप ऐसे समाज के बारे में सोच करके देखिए जिसमें कि बच्चे जो है, नए बच्चे जो आ रहे हैं, वो उस समाज के मूल्यों को नहीं मान रहे, उस समाज के जो नियम कानून है उसको नहीं मान रहे। तो ऐसे में क्या होगा, वो समाज बिखर जाएगा, क्योंकि उसको आगे आने वाले समय में वैसे नियम कानून को मानने वाले लोग ही नहीं होंगे। तो फिर वो समाज क्या होगा, धीरे धीरे विघटित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर एक नया समाज बन जाएगा जिसमें नए प्रकार के विचार होंगे, नए प्रकार के मूल्य होंगे। इनमें से कौन सा भारत में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता हेतु प्रबल अवरोधक है? ऊर्ध्वाधर गतिशीलता हेतु प्रबल अवरोधक की बात करता है। दो तरीके की गतिशीलता के बारे में हम इसमें सामान्य तौर पर आपके सिलेबस में दो तरीके की गतिशीलता के विषय में आपको पढ़ना है। एक गतिशीलता जो कि क्षैतिज गतिशीलता है, एक गतिशीलता जो कि ऊर्ध्वाधर गतिशीलता है। अगर ये ऐसा या ऐसा ऊपर नीचे हो, अगल बगल हो, तो इसको, इस वाले को बोलेंगे क्षैतिज और इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे जा सकता है। जब हम गतिशीलता की बात करते हैं, मोबिलिटी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग बांट में बटे हुए हैं, जैसे कि जिसका वेतन किसी का 5,000 है, किसी का 6,000 है, किसी का 7,000 है, इस प्रकार से किसी का 8,000 है। इस प्रकार से वेतन समूह या आय समूह में बटे होते हैं। जब ये ज्यादा कमाने लगे, इसका मतलब 5,000 वाले 6,000 कमाने लगे, तो फिर इस वाले किस में चला जाएगा, इस वाले बॉक्स में चला जाएगा या फिर ऊपर वाले रैंक में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस यहां पे जो कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं यहां पे कोई मोहन नामक व्यक्ति है, इस मोहन नामक व्यक्ति को ऊपर जाने से कौन रोक रहा है? तो यही रोक रहा है इसकी कमाई यानी वेतन और आय। अगर इसकी कमाई ज्यादा बढ़ जाए, 8,000 हो जाए, तो सीधे ऊपर चला जाएगा। तो अवरोधक कौन है? उसका वेतन या आय का स्रोत। अगर इतना भी पढ़ाया हूं ऐसे, अगर इतना भी आपको जानकारी होगा तो ऐसे प्रश्न आपसे आगे आने वाले समय में भी बन जाएंगे। और हम क्लास में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों को अच्छी तरीके से पढ़े हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बच्चों की वैयक्तिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ज्ञान भरना, लाभकारी अनुभवों का नियोजन करना या आयोजन करना, बच्चों को अधिकतम विकास हेतु प्रगतिशील बनाने में सहायता करना, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आपसे पूछता है शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है, इसका मतलब ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा है कि कल के दिन आप जब एबीओ बन जाए, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाए, तो अगर आप जाएं कहीं पर किसी स्कूल में इंस्पेक्शन करने, तो इंस्पेक्शन करने जाएं तो आपको पता रहे कि उस शिक्षक का मूल कार्य क्या है और वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अधिकतम विकास हेतु प्रगतिशील बनाने में सहायता करना। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि एबीओ के लिए योग्य है, यानी उनके पास बीएड भी है और पीजी भी है, लेकिन वो दूसरे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, और या फिर फोन करके पूछते हैं कि दूसरे एग्जाम की तैयारी करें या ना करें। तो उस विषय में मैं इस वीडियो में आखिरी में बात कर लूंगा। निम्नलिखित में से किस कारण जीवन पर्यंत अधिगम यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रत्यय का जन्म हुआ? तो वह होता है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का तीव्र प्रसार होने के कारण ऐसा लाइफ लॉन्ग लर्निंग या फिर जीवन पर्यंत अधिगम का जन्म होता है। समय सारणी जो बच्चे बनाते हैं पढ़ने के लिए खासकर, उसको किस तरह माना गया है? समय सारणी एक्चुअल में है क्या? टाइम टेबल क्या है? लेंस है, ब्रेन है, ए और बी दोनों है, या दर्पण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समय सारणी को एक दर्पण की तरह देखा जाता है, और दर्पण की तरह क्यों देखा जाता है इस विषय में भी हम बात करेंगे क्लास में, तो आपको पूरा मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं,
10+2+3 के पैटर्न पर एनसीईआरटी द्वारा प्रथम भाषा के लिए प्रति सप्ताह समय आवंटन का सुझाव दिया गया है। तो ये आपको अगर ध्यान होगा, तो अगर जो लोग पढ़े होंगे तो उनको ध्यान होगा, एक्चुअल में एनसीईआरटी ने लगभग 2004 के आसपास बहुत सारे सुधार किए कि किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और 2005 में 2004 के आसपास सुधार किए और 2005 में इसने नया सिलेबस पर आधारित, न्यू सिलेबस पर आधारित अपना नया पाठ्य पुस्तक लॉन्च किया। और ये जो सुधार किया, इस सुधार को इसने एक कैरिकुलम के रूप में देखा और उस कैरिकुलम का नाम दिया एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में पढ़ाया भी हूं, लेकिन एनसीएफ 2005 में क्या हुआ, एनसीएफ 2005 में क्या थे एनसीएफ 2005, इसमें कुछ पॉइंट वाइज चीजें लिखी गई थी कि बच्चों को किस तरीके से हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो एनसीएफ 2005 में एनसीईआरटी बोलता है कि बच्चों को कम से कम 3 प्रकार की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें 3 प्रकार की भाषाएं जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसने कहा कि एक भाषा होगी जिसको प्राथमिक भाषा के रूप में देखेंगे, दूसरी भाषा होगी, पहली भाषा जो होगी उसको प्राथमिक भाषा के रूप में देखा जाएगा। और प्राथमिक भाषा क्या होगा, एक्चुअल में मातृभाषा ही होगा जिसको प्राथमिक भाषा के रूप में देखा जाएगा। एक दूसरी भाषा बच्चों को सीखनी चाहिए जो कि सामान्य तौर पे हिंदी होता है, यानी जो कि भारत में हर जगह लगभग प्रचलन में हो, वैसी भाषा को सीखना चाहिए। तो इसको इसने कहा कि यह भाषा होगा द्वितीयक भाषा, सेकेंडरी भाषा। ठीक, कोई भी भाषा इसमें लिया जा सकता है। एक तीसरी भाषा होनी चाहिए जिसको कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे यानी भारत से बाहर कहीं बातचीत करना हो तो हमको उस भाषा का ज्ञान हो। तो उस भाषा को इसने कहा, इसी एनसीएफ 2005 में बताया गया कि उस प्रकार की भाषा जो होगी वह तृतीयक भाषा होगी। और इसमें बताया गया एनसीएफ 2005 में कि प्रति सप्ताह हर चीज इसमें बताया गया, हर चीज एनसीएफ 2005 में बताया गया कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो इसमें बताया कि जो प्राथमिक भाषा होगी उसमें प्रति सप्ताह कम से कम 10 घंटे प्राथमिक भाषा पढ़ाया जाए। द्वितीयक भाषा के लिए 6 घंटा निर्धारित किया गया और तृतीयक भाषा के लिए 4 घंटा निर्धारित किया गया था, जैसा कि मैं पढ़ाया भी हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 घंटे। ठीक, सही उत्तर क्या होगा, 10 घंटे होगा। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। 17 का ई लिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सीजीपीएससी द्वारा लिया गया उत्तर है, लेकिन ये 10 घंटे इसका सही उत्तर है, एकदम करेक्ट उत्तर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 10 घंटे ही समझ के रखेंगे। अगला प्रश्न, अब उस समय जो था इसमें दावा आपत्ति वगैरह हुआ होगा तो फिर उत्तर लिया हो गया हो। अगला प्रश्न देखता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार विद्यालय सुधार योजना का निर्माण किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है? विद्यालय प्रधानाचार्य, प्रधान पाठक और प्रधानाचार्य के द्वारा, शिक्षकों और प्रधानाचार्य के द्वारा, ग्राम विकास समिति के ग्राम शिक्षा समिति या उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्चुअल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 आया और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो होता है 2010 में लागू हो जाता है। और जब 2010 में लागू होता है तो एक इसमें कहा जाता है कि एक स्कूल प्रबंधन कमेटी बनाया जाएगा, इसी 2009 या 2010 वाले में जो सेम है। ठीक, लागू 2010 में होता है इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो इसमें क्या बनाया जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम रहता है? इसका काम रहेगा कि विद्यालय का विकास करना। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कैसे बनेगा इसके विषय में भी मैं पढ़ाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय का विकास करना, और इसको एक और काम सौंपा गया, विद्यालय का विकास करेगा ही, लेकिन एक चीज और करेगा कि 3 वर्ष का कार्य योजना भी ये बना के रखेगा कि 3 वर्ष में विद्यालय में कौन कौन से विकास होने चाहिए, कैसे होगा।
स्कूल मैनेजमेंट कमिटी कैसे बनेगा, इस विषय में आप क्लास में पढ़ेंगे या कभी विस्तार से बात करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न कहता है क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो क्रियात्मक अनुसंधान सृजित किया गया था कुर्ट लेविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, फैक्ट वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है क्रियात्मक अनुसंधान के 4 चरण होते हैं, इसका सही अनुक्रम क्या होगा? अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहला तो योजना बनाना, दूसरा क्रियान्वयन, निरीक्षण, प्रतिबिंबन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा के समाजशास्त्र का क्या मतलब है? आपके सिलेबस में है शिक्षा का समाजशास्त्र, एक लाइन लिखा है, अब उसका मीनिंग पूछ दिया है कि उसका मतलब क्या होगा शिक्षा के समाजशास्त्र का। शिक्षा के समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? पहला कहता है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का कक्षा में अनुप्रयोग, बी कहता है सामाजिक अधिगम के सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग, सी कहता है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का सांस्कृतिक अधिगम में अनुप्रयोग, और डी कहता है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग, या ऑप्शन नंबर डी ई कहता है इनमें से कोई नहीं। चूंकि उस समय 5 ऑप्शन थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तब हम उसे शिक्षा का समाजशास्त्र या समाजशास्त्रीय शिक्षा के रूप में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग या प्रयोग किया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। मैं क्लास ले रहा था तो क्लास में कई बार छोटे छोटे परिभाषा को मैं कई बार बोला हूं कि छोटी छोटी परिभाषा हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछता है और पूछा भी है 2013 में। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद महोदय का। फैक्ट वाला प्रश्न है, परिभाषा याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला शिक्षा एक कला है, बी कहता है शिक्षा एक विज्ञान है, सी कहता है ना तो कला है ना विज्ञान है, और डी कहता है कुछ सीमा तक यह कला है परंतु कुछ सीमा तक विज्ञान है। तो एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में हम पढ़े हैं, तो शिक्षा के विषय में हम कहते हैं कि ऑप्शन नंबर डी से ही होगा कि शिक्षा कुछ सीमा तक कला है और कुछ सीमा तक विज्ञान है। वैसे जो प्रश्न बनाने वाला है उसने यहां पर गलत प्रश्न बनाया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन गलत बनाया है। ऐसा ही ऑप्शन दिया है उसने लेकिन ऑप्शन गलत बनाया है। जैसे मैं अगर आप ध्यान रखिएगा कि अगर इस 2 ऑप्शन को आप हटा दें, इस 2 ऑप्शन को आप मिटा दें, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दें, ठीक, पूरी तरीके से खत्म कर दें। अब आपके पास 3 ऑप्शन ही बचे हैं। इस 3 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चुनना है, तो आप ध्यान रखिएगा। निम्न क्यों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा मिस्टेक आपसे हो जाएगा कि क्या पूछना चाहते हैं, एक्चुअल में विलोपित होने वाला प्रश्न है, इसलिए क्योंकि इसका ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके विषय में सही कथन पूछ रहा है? आपको पता है क्या? कैसे? अगर ऑप्शन ए और बी हटा दूं तो नहीं पता। यह न तो कला है न विज्ञान है, कुछ सीमा तक कला है न कुछ सीमा तक विज्ञान है, या अगर इसके सामने यहां पे वो लिखा रहता शिक्षा, तब सही होता। शिक्षा कुछ सीमा तक कला है एवं कुछ सीमा तक विज्ञान है, तब यह लाइन सही होता। यहां पे लिखता शिक्षा न तो कला है और न विज्ञान है, तब लाइन सही होता। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। कभी आपको कभी उत्तर लेखन आदि, जैसे कभी पीएससी वगैरह का एग्जाम देंगे तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पीएससी खुद भी गलत लिख रही है, या फिर कभी आप आगे आने वाले समय में आप असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाए, एबीओ बन जाए, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो चीजें आप प्रशासन को या फिर जो आपके शिक्षक होंगे जिनको आप आदेश देंगे वो स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है प्रजातंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार होती है, यह परिभाषा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 24। यह बहुत फेमस परिभाषा है और यह परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, अब देखिए ये जो प्रश्न है ये किससे है? सोशल मोबिलिटी से संबंधित प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता से संबंधित प्रश्न है। उसको एक क्या बोलते हैं, उदाहरण में पिरो करके आपके सामने पेश कर दिया है। सामाजिक गतिशीलता का प्रश्न है। कहता है कि एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है यानी मेहनत करता है और वह इंजीनियर बन जाता है, यह उदाहरण किसका है? तो उत्तर तो सही है, यहां पे सामाजिक गतिशीलता बता ही दिया मैं। अच्छा, वही प्रश्न पूछा था, गलती किया बता के। ऑप्शन नंबर सी। कैसे बना वो? जैसे इस प्रकार से होता है ना, मैं बताया था आपको, ध्यान होगा तो ऐसा ऐसा रहता है। वो पहले रिक्शा चालक यहाँ था, इंजीनियर बन के यहाँ पहुंच गया, तो ये क्या हो, किस प्रकार से मोबिलिटी हुआ, किस प्रकार से गतिशीलता हुआ? ये ऊर्ध्वाधर गतिशील तो हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते। भारतीय संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जोड़ा गया? बहुत आसान प्रश्न पूछा था उस समय, ध्यान रखिएगा, लेकिन अब समय वो नहीं है, अब समय बदल चुका है, तो अब प्रश्न पूछेगा वो कठिन पूछेगा। ठीक, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वैसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 26, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसके लिए जानने के लिए आपको अगर कभी धारा पूछ दिया तो धारा आपको याद रखना है। धारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये दिया जाता है। 21 क शिक्षा के अधिकार अधिनियम 21 क के अंतर्गत मिला है हमको, और 21 क क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार धारा अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का ही वर्णन करता है इसमें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत बीच में एक मौलिक अधिकार आता है, अनुच्छेद 31। ये मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया गया संशोधन करके मोरारजी देसाई की सरकार के बाद, इंदिरा गांधी की सरकार के समय। ठीक, लगभग 1978 के आसपास। आरटीई 2009 पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया था या किए? 2009 आरटीई 2009 का 28वां नंबर का प्रश्न है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे? तो वो किए थे 26 अगस्त 2019, उस समय का डेटा है। लेकिन अभी जो पूछेगा वो पूछेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वहां से प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखिएगा, अब नया आ जाएगा। खैर वो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं ले। आरटीई अधिनियम 2009 किस तिथि को लागू हुआ था? 29वां नंबर प्रश्न। तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। अभी हमने पढ़ा था ना आरटीई 2010, आरटीई 2009, तो मैं बताया था 2009 में पारित हुआ लेकिन 2010 में लागू हुआ। तो ये था 1 अप्रैल 2010 का समय। अब बोलता है अगला प्रश्न, कहता है आरटीई 2009 किस उम्र समूह के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है? तो आरटीई 2009 बात करता है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक, अगर मैं कहूं कि आपका जो सिलेबस है पेपर 2 का, प्रश्न पत्र 2, जिसके विषय में हम लोग अभी क्वेश्चन देख रहे थे, इस पेपर 2 के अंतर्गत आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 150 पूछे जाएंगे। आज हम देखे हैं वो केवल 30 प्रश्न देखे हैं, समय की कमी की वजह से। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसको बता दूंगा। अच्छा हाँ, एबीओ की क्लासेस भी चल रही हैं हमारे यहाँ, अगर आप चाहें तो इस न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं और डिस्काउंट के ऑफर भी उपलब्ध हैं। इसमें आपको 2 पेपर हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 है। दोनों पेपर का लेना चाहे तो दोनों पेपर ले सकते हैं। अगर आपको फीस के बारे में बताना चाहूं तो बता देता हूं। पेपर 1 का जो फीस है वो है 2000 रुपए प्लस जीएसटी, और पेपर 2 का जो फीस है वो है मेरे ख्याल से 6000 रुपए
प्लस जीएसटी, ठीक, लेकिन कंप्लीट उसमें कवर है, कोई दिक्कत नहीं, 628, हाँ इसी आसपास है टोटल। अगर पेपर 1 और पेपर 2 का है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मेरे को जानकारी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन इसी आसपास है दोनों का। लेकिन फीस जो है 9,440 रुपए का है जीएसटी के साथ। लेकिन इसमें डिस्काउंट ऑफर जैसा कि मैंने बताया आपको उपलब्ध है, तो अगर शुरुआत में ज्वाइन करेंगे तो डिस्काउंट में ज्वाइन कर लेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ भी पाएंगे आप लोग। अब एक बात और विशेष बात कर लेता हूं, जिसमें कि आप लोगों के मन में एक डाउट है कि अभी विभिन्न प्रकार के एग्जाम आ रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिनों में एक अमीन पटवारी का पोस्ट होने वाला है, या फिर कुछ और भी एग्जाम आएंगे इस बीच में, व्यापम के एग्जाम है, तो क्या हमको तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, अगर आप बीएड हैं प्लस पीजी भी हैं, तब की स्थिति में आपको बता दूं कि और एग्जाम में अगर आप मेहनत करेंगे, इसके लिए बीएड प्लस पीजी चाहिए, परसेंट का कोई चक्कर नहीं है, ध्यान रखिए। अगर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर अगर आप 100% मेहनत करते हैं, अगर दिन के मान लेते हैं 8 घंटे पढ़ते हैं दूसरे एग्जाम को निकालने के लिए, तो 8 घंटे में अगर वो एग्जाम निकलेगा, और इसको अगर करेंगे तो आपका 2 ही घंटे में एग्जाम निकलेगा, 2 ही घंटा मेहनत करना पड़ेगा, यानी लगभग 1/4 मेहनत में आप एबीओ बन सकते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है एबीओ, बस सिलेबस थोड़ा घुमाव फिरावदार है, बाकी एक बार पढ़ लेंगे, प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आएगा, सारे प्रश्न बनेंगे। और थोड़ा और डीप में भी पढ़ाया हूं, इस बार पढ़ाऊंगा और आगे। क्यों? क्योंकि 2013 और 2025 में फर्क होगा, 2026 में फर्क होगा, क्योंकि अभी आने वाला तो आते अब 2026 तो में भी हो ही जाएगा, तो 2026 में फर्क होगा। तो मेहनत के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जाम से पहले पूरे क्लास को 2 बार देख लेते हैं और पीडीएफ जो मिलेगा उस पीडीएफ को अगर 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से निकलेगा। एक ही चीज पर फोकस करिए। अगर आपके पास योग्यता है, बदनसीब लोग कुछ हैं जिनके पास योग्यता नहीं है, अगर आपके पास योग्यता है तो भगवान ने आपको एबीओ के लिए ही बनाया है, इसी को मेहनत करिए और जब भी आए यूं निकाल के निकलिए। नमस्कार। आगे आने वाले वीडियो में आगे के क्वेश्चन भी मैं डील करूंगा। नमस्कार।